अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, दहशतगर्दी की नई लहर का पाकिस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका हुआ है जिससे 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 29 के जख्मी होने की इत्तलात इस वक्त सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि अभी जो एक बेचैनी की बात भी है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में भी दहशतगर्दी के खदशात हैं। उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दहशतगर्दी की नई लहर के मुहर्रिकात आखिरकार हैं क्या। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क में सदारती निजाम पर अचानक एक बार क्यों बहस छिड़ गई है। क्या पाकिस्तान में भी किसी सतह पर सदारती निजाम लाने की तैयारी हो रही है या इस पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से मुश्तरका अपोजिशन ने कौमी असम्बली में करारदाद भी जमा करवाई है। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालत ने साबिक चीफ गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी और खबर की अशात पर तौहीन अदालत केस में राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को केस से अलग करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और उसके साथ साथ राना शमीम पर फर्द जुर्म भी आयद की है। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने सहाफियों पर फर्द जुर्म का जो मामला है उसको मुअख्खर भी किया है। क्या सब राना शमीम का साथ छोड़ चुके हैं, बात करेंगे नाजरीन। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तजज़ियाकार सिद्दीक जान, सहाफी तजदील वड़ाइच और कुछ ही देर में हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब भी। उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मैं आदिल आपसे करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा, आज की अफसोसनाक खबर जो लाहौर में धमाका हुआ है, 2 रोज कबल हमने देखा था कि इस्लामाबाद में भी पुलिस पर अटैक किया गया था। सोमवार की गालिबन ये बात है। ये दिन ब दिन जो अटैक्स हो रहे हैं, लोग इसको मुख्तलिफ चीजों से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी आ रही है। हर किस्म का एक एनालिसिस सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं, अचानक से ये जो दहशतगर्दी की नई लहर इस वक्त आ रही है और वज़ीर दाखिला ने भी खदशात का इजहार किया है कि इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले सकती है, तो आप क्या समझते हैं इस दहशतगर्दी की नई लहर के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखें, 2 रोज कबल जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ था और जो पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई थी, तो उससे ही हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अलर्ट हो गए थे और उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि मुल्क में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आ सकती है। और हाई अलर्ट था इस वक्त, वैसे इस्लामाबाद में तो वैसे ही अलर्ट था। तो अब एक ऐसे वक्त में जब चंद रोज बाद PSL जो है वो शुरू होने जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब चंद हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आने का ऐलान कर चुकी है, वो पाकिस्तान आ रही है, तो ऐसे में जो बड़े शहर हैं उनमें इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो कुछ कुव्वतें करवा के इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रही हैं। फिर ऐसे में होता क्या है कि जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं कि शहरियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। उससे फिर ये होता है कि वो टीमें जिन्होंने फिर आपके मुल्क में आना होता है वो वैसे ही फिर खौफजदा हो जाती हैं। न्यूजीलैंड वाले मामले में फिर क्या हुआ था, तो इसमें अभी तक तो फाइंडिंग्स मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन इसमें इस तरह के वाकयात में होता बैरूनी हाथ ही है, क्योंकि आखिर इनकी कोई ना कोई फंडिंग कर रहा होता है, आखिर इनकी कोई ना कोई तरबियत कर रहा होता है। और जो आपने अफगानिस्तान की बात की, यकीनन अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अफगानिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये थ्रेट रहेगा। तो एक ऐसे वक्त में जब TTP के साथ बातचीत भी खत्म हो गई है, DGISPR कह चुके हैं कि ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सिक्योरिटी इदारे इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दुश्मन पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इसमें इस तरह की इंस्टेबिलिटी पैदा करके ये दुनिया को ये दिखाना चाहता है और ये क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, इसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारी सियासी क़यादत को भी इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ही सबको इकट्ठा होकर
ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, دنیا کو پیغام دینا چاہیے. آج کچھ سیاسی قائدین کی جانب سے جو ٹویٹس آئے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں. یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے, یہ حکومت اور اپوزیشن کے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ دشمن کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو اکٹھے ہو کر ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیا. سر ایک تو میں چاہوں گی کہ آج جو لاہور میں انارکلی بازار میں دھماکہ ہوا اس پہ بھی اپنا کوئی کامنٹ دیجیے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈ اپ کروں گی, ملک میں اس وقت صدارتی نظام کے حوالے سے بہت بڑی بحث چھڑ چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم پر اس قسم کی بحث کا چھڑنا, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے, جہاں تک تو لاہور کے واقعے کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا, اور بالعموم ایسے وقت میں کافی ٹائم جب گیپ ہو جاتا ہے تو دہشت گرد اپنے آپ کو ریپلیس کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں پلیسنگ ہو جاتی ہے ان کی. اور دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی شاید تھوڑا ریلیکس کر جاتی ہیں یہ دیکھ کے کہ شاید امن آ چکا ہے, تو کہیں واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن اہلیت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت اچھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر ہوا تھا دھماکہ, تو 24 گھنٹے کے اندر سارے لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کو اب سزا بھی ہو چکی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے افغانستان اور یہ ایران کے ساتھ ان کے راستے منقطع ہوئے ہیں اور بلوچستان میں جو بی ایل اے کام وغیرہ کر رہا ہے وہ دوبارہ وہاں سے ہربیار مری اور برآمدات بگٹی یہ باہر سے ان کو اب کر رہے ہیں, جہاں انڈین کونسلیٹس بعض ملکوں کے وہ ان کو سپانسر کر رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں. اور جب پیسہ نہیں ملتا تو پھر یہ جو برآمدات بگٹی اور یہ ہے ان کو یہ پھر برباد ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا باہر گزارا چل نہیں سکتا. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے رہیں ٹیررزم کا, تاکہ آپ یہ وجہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت افغانستان میں چینجز ہو رہی ہیں, اوور آل خطے کی بات کی جائے تو بہت ساری تبدیلی آ رہی ہیں, کیا یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ تبدیلی نہیں, یہ آپ کہہ لیجئے کہ ری اورینٹیشن افغانستان سے اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی کسی سٹیج کے اوپر دوبارہ شروع ہو جائے افغانستان سے, اس وجہ سے کہ 20 سال وہاں پہ سی آئی اے اور 20 سال وہاں پہ انڈیا بھی بیٹھا رہا ہے, ان کے پراکسیز موجود ہیں, وہ لوگ کہیں چلے تو نہیں گئے, وہ وہیں ہیں. زیادہ یہ پاسبلٹی تو ہے کہ کسی وقت پہ شروع ہو جائے, لیکن فی الحال وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں سے ٹیررزم پاکستان میں کھایا جا سکے. لہذا یہ یورپین کنٹریز سے باہر سے تقریباً کو 3-4 ملکوں کا انٹیلیجنس ایجنسیز بتاتی ہیں جہاں پہ انڈین جو قونصل خانے ہیں ان میں ان کے انٹیلیجنس آفیسر موجود ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں. ان کے کنیکشنز, ان کے ملنا ملانا جو ہے وہ ہربیار مری اور برآمدات بگٹی وغیرہ سے یہ ثابت ہے, وہ دیکھا گیا ہے. لہذا یہ آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا رخ بدلا ہے, وہاں سے کروانا نسبتاً مشکل ہے. لیکن بہرصورت مری قبیلے کے لوگ موجود ہیں جو ہربیار مری کے ساتھ ہوں گے, کچھ نہ کچھ اسی طرح بگٹی قبیلے کے کچھ ہوں گے, وہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے ایسا جو کہ کوئی واقعہ کر دیتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان جب سے آئے ہیں اس کے بعد ہم نے یعنی افغان طالبان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے عوام کے لیے ہم نے جو پوری دنیا میں جو آواز اٹھائی, جو ان کی جنگ لڑی, جو لڑ رہے ہیں ان کی جنگ, اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ظاہر ہے ہمارے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, اس کے باوجود پاکستان جنگ لڑ رہا ہے ان کی ہر محاذ کے اوپر. ہم نے OIC کرائی, لیکن یہ جو TTP کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ ناکام ہو گئی, تو اگر TTP کا اثر رسوخ ہے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اثر رسوخ ہے افغان طالبان کا, تو پھر کیوں نہیں انہوں نے اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں گے اور TTP کو مجبور کریں گے کہ TTP بیٹھ کے بات کرے, تو یہ اور پھر یہ بھی ایک بتائیں کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ TTP کا اور افغان طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی چیز ہے, اور یہ بھی ان کو جو ان کے سربراہ ہیں ان کو اپنا امیر مانتے. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے TTP کے خلاف ایکشن کرنے کا, افغان طالبان نے ایک گارنٹی دی ہوئی ہے جو کہ ریٹرن گارنٹی ہے, ہمارے کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ ٹرموائل آ گیا, ان کی اس وقت ان کی وہاں پہ ریٹ اس طرح نہیں ہے, افیکٹو ریٹ نہیں ہے,
जिस तरह के होनी चाहिए थी। आप देखिए कि वहां पे 3.5 लाख अशरफ गनी के वक्त में 3.5 लाख आर्मी और इसी तरह पुलिस वगैरह मिला के कोई 4 लाख 4.5 लाख के करीब वहां पे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी। आज वहां पे सिर्फ 70 to 75,000 तालिबान है जिनसे वो अपना काम चला रहे हैं। तो नतीजा ये है कि वो हर जगह पे इफेक्टिव नहीं है। दूसरा जो आपने देखा होगा वो फेंस वाला वाकया भी हुआ था, वहां पे तालिबान में कई ग्रुप और कई इदारे हैं, ऑल्दो उनकी जो सेंट्रल कमांड है वो तो एक ही है, लेकिन वो नीचे लेवल पे बाज़ औक़ात जिस इलाके में वो लोग हैं वहां उनके रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने अमीर की हदायत के खिलाफ होते हैं, जिसको उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने इन चीजों को दुरुस्त भी किया है। जहां तक टीटीपी के साथ उनका ताल्लुक है, टीटीपी के साथ उनका ऑपरेशनल ताल्लुक नहीं था, एक मॉरल कोड मौजूद था इस वजह से कि अफगान तालिबान बड़े अरसे तक, कई साल तक, जब तक कि हमने जरबेज लॉन्च नहीं की थी, वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान से ऑपरेट करते थे और उस वक्त टीटीपी यहाँ थी जो कि उनको कुछ नहीं कहती थी, एक तरह से उनके मेहमान थे। इसी तरह अब वहां पे जब टीटीपी अफगानिस्तान चले गई तो ये ऑपरेशन तो अपने अपने टारगेट हैं इनके अलग करते हैं। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ करती है जबकि अफगान तालिबान जो है वो अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे को कुछ नहीं कहते थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। उसकी वजह यही है कि वो जब टीटीपी ने अफगान तालिबान को बर्दाश्त किया तो आज अफगान तालिबान उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हालात वहां बेहतर हुए, क्योंकि आज वहां पे भूख अफलास की वजह से हालात बहुत खराब हैं और ये डर है कि अफगान तालिबान के खिलाफ पब्लिक अपराइजिंग ना हो जाए, वहां बगावत ना हो जाए, क्योंकि आम आदमी वहां पे जिनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही वो रोते हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए तो अशरफ गनी की हुकूमत ही ठीक थी, एटलीस्ट वहां हमें तनख्वाहें तो मिल रही थी सर, ये या रोजगार तो मुयसर था। आज जो बेचारे आज लोगों का हालात ये हैं कि तनख्वाहें कई महीने से नहीं दी हुई और रोजगार का बहुत मसला है, खुराक की बड़ी किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है जो पहले नहीं थी। लिहाजा ये तालिबान के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है कि इस वक्त वो कोई और अपने लिए मुकदमा खोल के बैठ जाए। सर ये पॉइंट तकरीबन मेरा ख्याल है क्लियर हो गए, कुछ ना कुछ करेंगे। जी सर, ये पॉइंट तकरीबन क्लियर हो गए और आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की जो मैं समझता हूँ कि एक इत्मीनान का बाइस होनी चाहिए कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज में, हमारी फोर्सेज में ये कैपेसिटी है इंशाल्लाह कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इंशाल्लाह इस पे वो दुश्मन को शिकस्त देंगे और ये कोई दहशतगर्दी जो एक खदशा है कि खुदा न खास्ता ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इस पे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये इस पे काबू पाया जाएगा। अब सर हम दूसरे ज़रा मौजू की तरफ आ जाते हैं। अभी अदील वड़ाई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जब ये अपना एनालिसिस दे रहे थे इसी वाक़े के बाद। मैं ये देख रहा था कि ये वाक़या होता है लाहौर के अंदर और उसके फ़ौरन बाद मरीम नवाज साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब भी, और वो दोनों ट्वीट करते हैं और इसको जोड़ देते हैं इमरान खान साहब के साथ कि जी इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं और हम अमन कायम करके गए थे। हालांकि वो जितना अमन कायम जो ऑपरेशन हुआ वो कैसे हुआ आप हमसे बेहतर जानते हैं, नवाज शरीफ साहब की कितनी उसमें विल शामिल थी। और साथ ही फिर सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड है जो कि बेसिकली उसी तबके की सपोर्टर है, वो इसको किसी और इदारे में होने वाली अगली तकर्रियों और उनसे जोड़ देते हैं। तो ये बताएं सर कि एक ऐसे माहौल में जब इस तरह के वाकयात पे भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सियासत करती हैं, जब आप मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि हर तरफ एक मायूसी बढ़ती चली जा रही है और आप अदलिया के अंदर देखें जो कुछ हो रहा है, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर मरी वाक़े के अंदर देख लें, पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर जैसे मामले के ऊपर हम एक नहीं होते, माफिया जिस तरह स्ट्रॉन्ग हैं, एक अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल है, एक मायूसी बढ़ती चली जा रही है और इसी दौरान सदारती निज़ाम की बातें चलने लग जाती हैं। तो सर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं या कहीं ना कहीं पर ये बात चल रही है कि कुछ ना कुछ चीजें करनी होंगी वरना इस तरीके से ये जो मुल्क है नहीं चल सकता? देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है इनके ट्वीट्स वगैरह का कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट और धमाके हो रहे हैं, बात यह कि इनके अपने वक्त में बहुत कुछ होता रहा। ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान हुआ, तो ये ऐसे नहीं, टेररिज्म एक वक्त बड़ा जोर शोर पे था, चल रहा, अब बहुत कम है, लेकिन बहसूरत ऐसे ही खत्म नहीं हुआ। और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं या जितनी भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये इनमें कैपेबिलिटी मौजूद है, ये इंशाल्लाह काम करेंगे। इसमें हुकूमतों का तो इतना हाथ नहीं होता जितना कि आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का होता है कि वो इन चीजों को कुचलने के लिए मेहनत करते हैं, वक्त पे भाग दौड़ करते हैं, जो मियां नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने आगे नहीं करनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्से को उससे जोड़ना
وہ اس لیے افسوس ضرور ہوتا ہے ان چیزوں کو سن کے کہ ہمارے کوئی بھی لیڈر قومی لیڈر نہیں ہے, یہ ان کو ملک اور قوم کا نہیں, اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے, وہی سکور سیٹل کرتے ہیں اور وہی پریشانی کہ میاں صاحب اپنی بیٹی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کے آپ میں یہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ان کے لیے بے معنی ہے. یہ ایک چراغاہ ہے جہاں سے انہوں نے وصولی پانی اپنے لیے مال پانی کی, اور اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام, وہ جا کے اپنی جنت جو بسائی انہوں نے لندن میں ادھر بیٹھ جائیں گے, زرداری صاحب جا کے دبئی بیٹھ جائیں گے. تو یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا ہوگا. اب جہاں تک نظام کا تعلق ہے, آپ دیکھیے کہ نظام کوئی بھی ہو, اگر لوگ یہی ہیں تو نظام کو چلانے والے یہی ہوں گے, اس میں پھر وہی مسئلے کھڑے کر دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ نظام اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک عوام انہی لوگوں کو الیکٹ کریں گے جو مخلص نہیں, فیملی اپنا خاندان کو دیکھتے ہیں انہی کے لیے ہی, اور عوام کے ساتھ صرف جھوٹ بولتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں, ان لوگوں کا آپ سوچئے کہ ہمارے اندر مفاد ہے کوئی نہیں. سر تو آئین کیا بڑا ملے گا؟ جی سر آئین اس حوالے سے, جی سنیے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آئین اس حوالے سے بہت واضح ہے, اور کس طرح سے آئین میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پارلیمانی نظام کو کس طرح سے ایک اسٹرانگ نظام کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے. لیکن ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں جس وقت جو نظام چل رہا ہے اس میں حکومت اس طرح سے سنبھل بھی نہیں رہی ہے. تو آپ کے اکارڈنگ کون سا نظام اس وقت پاکستان کے لیے ایکوریٹ نظام ہے, یا وہ پارلیمنٹری نظام ہے یا وہ پریزیڈنشل نظام ہے؟ دیکھیں پریزیڈنشل نظام نسبتاً افیکٹو ہوتا ہے, وہ اتنا سست روی سے کام نہیں ہوتا جتنا پارلیمنٹری نظام میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے انڈیویجولز کی اور پرسنالٹی کی. ہمارے ملک میں زرداری صاحب بھی صدر رہے ہیں جن کا کبھی دنیا میں سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ وہ بھی صدر ہوں گے. تو اگر کوئی صدر کل کو کوئی ایسا آ جاتا آپ کا جو وہی کھیل کھیلنا چاہے تو سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے, پھر تو آپ بالکل مارے گئے. سو اس وجہ سے ڈیپینڈ جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے لیڈرشپ ہے کیا. اب یہ چیز عوام کو میرا خیال ہے ہمیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے. سب کو محنت کرنی چاہیے کہ عوام کے اندر کم از کم یہ شعور ضرور پیدا کیا جائے کہ بھائی یہ طبقہ جو اس وقت موجود ہے یہ آپ کے لیے نہیں کچھ کر رہا ہے, یہ بھاگ دوڑ جتنی آپ کو نظر آتی ہے یہ ان کے لیے ہے. تو آپ ہوش کریں, آپ اپنے لیے کوئی لیڈر ڈھونڈیں. یہ تو بالکل میں نہیں ماننے کو تیار کہ 22 کروڑ لوگوں میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں, کسی کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کسی کا بچہ اتنا اس میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. دے کے منہ موڑ کے دیکھیں تو ہمیں مریم نظر آئے گی یا یہ نظر آئے گا, بلاول نظر آئے گا, کیا یہ ایسے ہی ہے؟ باقی 22 کروڑ لوگ کیا ہیں؟ سو اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ مرکوز کر دی گئی ہیں ان دو خاندانوں پہ, جو تباہی ہے. یہ چیز ختم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ میرٹ پہ کام کر سکیں. آج کسی بھی ادارے میں آپ کے ادارے جو تباہ حال ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرٹ پہ کوئی بھی لوگ انہوں نے, یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے چیلے چانٹے بٹھا گئی ہیں ہر جگہ. نیب میں دیکھ لیں, ایف بی آر میں دیکھ لیں, ایف آئی اے میں دیکھ لیں, کوئی کیس ان کا چلا جائے وہ آگے چلے گا ہی نہیں کبھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں, یہ لوگ ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت آئے تو وہ محفوظ ہیں. نہیں تو کل کوئی اور آ گیا اور اس نے میرٹ پہ لوگوں کو دیکھا تو یہ سارے باہر ہوں گے بیٹھے ہوئے. نیب بھی خالی ہو جائے گا, ایف آئی اے بھی خالی, کوئی میرٹ پہ تو ہے ہی نہیں لوگ وہاں پہ. ٹھیک ہے, میرٹ کا نظام بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے پارلیمانی نظام کے اوپر کہ کس طرح سے پارلیمانی, ٹھیک ہے, کس طرح سے پارلیمانی نظام کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پارلیمانی نظام بات تو میرٹ کی کرتا ہے لیکن اس میں میرٹ بہت نظر انداز ہو جاتا ہے. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے کیا کوئی ایسا آپشن ہے جس کی بیس پر, کیا کوئی ایسا قانونی راہ ہے جس کی بیس پر یہ نظام لایا جا سکتا ہے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. بریک کے بعد ناظرین اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین باتیں تو ہو رہی ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے, لیکن اپوزیشن نے اس کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی ہے. لیکن اچانک سے اس قسم کی باتیں ہوئی کیوں؟ کیا کوئی قانونی آپشن اس حوالے سے موجود ہے؟ عادل آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی قانونی رائے, کوئی قانونی آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم اس قسم کا نظام آج نہیں تو کیا ان فیوچر لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ماریا, ہمارے ایک طبقہ ہے اور اس میں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اس میں سمندر پار پاکستانی ہیں, اس میں پاکستان کی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں,
جن کی یہ خواہش ہے کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. یہ ایک آئیڈیل سی بات ہے کہ جی نظام تبدیل ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ بات ایک ایسے وقت میں ہونے لگی ہے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے امیدیں تھیں اور دیکھیں عمران خان صاحب بھی ڈیلیور نہیں کر پائے, تو اس کے بعد کیا آپشن ہے. تو پھر اس طبقے نے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی, اور یہ طبقہ سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً صدارتی نظام کے حوالے سے ہیش ٹیگز اور یہ ٹرینڈز وغیرہ چلاتا رہتا ہے. اچھا ہے تو یہ بڑی آئیڈیل سی بات ہے جی, نظام تبدیل کر دیا جائے, ٹھیک ہے. پارلیمانی جو نظام ہے اس میں مفلوج ہو جاتا ہے سسٹم, اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتا, بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کو ایک معمولی سی لیجسلیشن کرنے کے لیے جس طرح اتحادیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, منتیں کرنی پڑتی ہیں, ترلے کرنے پڑتے ہیں, یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن کیا صدارتی نظام آ رہا ہے؟ کیا صدارتی نظام لانے کے حوالے سے کوئی آگے کو قانونی ملکوں میں عدیل دیکھا بھی تو ہے کہ کتنا سموتھ یہ سسٹم چل رہا ہے, چاہے امریکہ کی بات ہو, فرانس کی بات. اچھا ہماری دیکھیں چل رہا ہے نا, یہ نہیں ہے کہ صدارتی بہتر ہے یا پارلیمانی خراب ہے, لیکن بہت سے ممالک میں پارلیمانی نظام بھی اس سے زیادہ کامیابی سے چل رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سپوز صدارتی نظام آ جائے, کیا ہمارے ملک میں گراس روٹ لیول پر جو کرپشن بحیثیت سوسائٹی, ہم بحیثیت سوسائٹی بیسیکلی کرپٹ ذہنیت رکھتے ہیں, کیا وہ دو نمبری, کیا وہ کرپشن, کیا وہ لوٹ مار جو ہے ایک اوپر صدر کو لا کر بٹھا دینے سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی. وہ سسٹم تو وہی رہے گا. کیا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے گا, نیا ڈپارٹمنٹ لایا جائے گا؟ کیا پٹواری کا نظام جو ہے ختم کر دیا جائے گا, نیا نظام لایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. کیا ایئرپورٹ کی امیگریشن پہ کھڑا ہوا جو اہلکار جو سمندر پر پاکستانیوں جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے, کیا وہ اس کی جگہ کوئی بیرون ملک سے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے شاید, یعنی یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید اگر وہ تو اس سے قدرے بہتر شاید پرفارم کر پائے, لیکن اس کے لیے ہونا کیا ہے, یہ بہت لمبی منزل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ خواہش کیا اور یہ ہو گیا. اس کے لیے آپ کو پورے آئین کا سٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی ایک شق تبدیل کرنی ہے, آئین کی 10 شقیں تبدیل کرنی ہے, اس میں پورے آئین کا سٹرکچر تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. 2/3 اکثریت نہ تو کسی کے جماعت کے پاس ابھی ہے, اور نہ ہی آنے والے کسی الیکشن میں کسی کو ملتی نظر آ رہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سیاسی قیادت کی. کیا آپ کی سیاسی قیادت اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں. مشترکہ اپوزیشن نے آج قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. اپوزیشن کو تو اس پہ سائیڈ لائن کر دیں. اب آ جاتے ہیں حکومت پہ. کیا حکومت میں سے اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کی آثر آئی ہیں. اس حوالے سے آئین بڑا واضح ہے, آئین میں مجھے تو کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی. میری نظر میں یہ محض باتیں ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, خدا نہ خواستہ ملک ہی نہ ٹوٹ جائے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام یا جمہوریت کے خلاف. اپوزیشن چاہ رہی ہے نہ حکومت چاہ رہی ہے, تو یہ اچھا اب ایک اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا, سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر کوئی اشتہار بھی چل رہے ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے جی کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے. وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے دیکھا ہے, وہ اس چینل کی جو انٹرنیشنل فیڈ ہے یا کوئی یورپی ملک کی فیڈ ہے, یا وہ چونکہ الگ ہوتی ہے, پاکستان میں چلنے والی ٹرانسمیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ وہاں کے ٹائم کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. تو جو سمندر پار پاکستانی وہ جو انٹرنیشنل فیڈ پر اشتہار دے رہے ہوتے ہیں, وہ اسی نوعیت کے اشتہار ہوتے ہیں. اور یہ بھی اس میں جو زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ سمندر پار پاکستانی ہیں, اور وہ حفیظ چودھری صاحب ہیں غالباً, جو امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ یہاں پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صدارتی نظام کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں پالیسی میکنگ میں کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا. ایسا نہ کچھ ہو رہا ہے, نہ ہونے جا رہا ہے. یہ آئین کو مکمل طور پر تبدیل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اس میں فروغ نسیم صاحب سے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, تو فروغ نسیم صاحب نے اس میں کہا تھا کہ اس پہ ریفرینڈم کرا لینا چاہیے, اس میں عوام کی رائے آ جائے. عوام کی رائے آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس پر ایک یہ دباؤ اخلاقی ضرور آ سکتا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, اس پہ ریفرینڈم وغیرہ کروایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کیونکہ اپوزیشن بھی نہیں چاہ رہی ہے, حکومت بھی میجرلی نہیں چاہ رہی ہے کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم آئے, تو پھر یہ بات آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ لیکن آپ ضرور اس کے حق میں ہیں.
20 जनवरी 2022 और दिन है जुमेरात का। आज मैं ये बात कह रहा हूँ 8:35 8:35 पर। ये क्लिप प्रोड्यूसर साहब संभाल के रख लीजिएगा। ये बात तो मैं भी कहता हूँ कि फौरी तौर पे मुझे नहीं नजर आ रहा कि फौरी तौर पे कुछ होने जा रहा है। जो कुछ होगा आगे उसको आप सदारती निज़ाम का नाम दीजिए, आप उसको कोई भी और नाम दीजिए, लेकिन ये कम से कम सिस्टम नहीं चल रहा आपका। और हर आने वाले दिन के साथ इसमें मजीद अवाम के अंदर गम गुस्सा मायूसी बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि हुकूमत भी बदल सकती है? नहीं, देखिए हुकूमत बदलने का नहीं, हुकूमत बदलने जा रही है। ये नहीं होने जा रहा कि इमरान खान जा रहे हैं और मियां साहब आ रहे हैं या कोई बिलावल साहब आ रहे हैं। किस किस्म की चेंजिंग की आप बात कर रहे हैं? एक इवेंट कोई होगा मुल्क के अंदर, एक इवेंट, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, और उस इवेंट के नतीजे में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। ठीक है, तब्दीली किस रिगार्ड में? वो निजाम पहेलियां बुझवा रहे हैं, बता दें कैसी तब्दीली कौन लेकर आएगा। आप कह रहे हैं इमरान खान भी नहीं जा रहे, हुकूमत भी रहेगी, निजाम तब्दील हो जाएगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, अब ये जो इस वक्त इस मुल्क के निजाम को जो बीमारी लाहक है ना, ये अब गोलियों से ठीक नहीं होने वाला। ये खाने वाली गोलियां, टैबलेट्स की बात कर रहा हूं ना, ये टीकों शिकों से ठीक होने वाला है। ये अब इसको चाहिए एक मेजर सर्जरी। ठीक है, और मेजर सर्जरी के लिए आपको जिंदगी बचाने के लिए इस मुल्क की, अगर आपको इसका कोई, ये जो आप आइन नुमा को चीज कहते हैं ना, ये जो जिस्म का कोई हिस्सा ये इसका काटना भी पड़ा आपको, तो आप काट देंगे, क्योंकि आपने जान दिल्ली के बचानी है। गले में घंटी सदीक साहब कौन बांधेगा? क्या कौन आइन को तोड़ेगा? कौन पार्लियामेंट के बगैर ये जसारत करेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील कर दिया जाए? ये बताएं। जिन्होंने करने सबसे पहले जो लोग उनको वेलकम करेंगे उनमें अदील इसमें वलायत जरूरत है, कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, जो इनको कोई करेंगे, तोड़ ही नहीं सकता। जो करेंगे उनको सबसे पहले वेलकम कहने वालों में जो अदील 15 वलायत नाम होंगे उनमें से एक अदील वलायत साहब होंगे। उसकी वजह है ना, क्योंकि अदील वलायत से आपसे मुराद है कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, आपने हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, उसकी रीजन ये है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे सिद्दीक कि एग्जैक्टली क्या होगा। चलिए एग्जैक्टली ना ही बताएं। वो होगा जो इस मुल्क की बका के लिए जरूरी है, वो होगा जो इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है, वो होगा जो इस वक्त नागुज़ीर निजाम हो में चुका है। तब्दीली नहीं आएगी, हुकूमत चेंज नहीं होगी तो निजाम में तब्दीली आएगी, हुकूमत में तब्दीलियां मैटर नहीं करती। आपने इमरान खान को बिठा के देख लिया ना, जिसके कोई तो यही स्टेट्स कि नहीं है, कोई उसका कारोबार निजाम नहीं है, खत्म कोई उसके होगा। ऊपर इल्जाम नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। और अभी अदील वलायत साहब कह रहे थे सदारती निजाम, ओ भाई सदारती निजाम में ना काफ लीग नहीं होगी कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही होगी कि एसएचओ तब्दील कर दो, डीपीओ तब्दील कर दो, एमकेएम नहीं होगी कि ये गली बनवा दो। ठीक है, नहीं ये मैं नहीं कह रहा कि वो सदारती निजाम होगा, कुछ मुख्तलिफ होगा। कम से कम ये नहीं होगा जिसने इस मुल्क को मजीद कमजोरी की तरफ लेके जा रहा है। जो पार्लियामेंट आपकी बेवकूफत, ब्यूरोक्रेसी के हालात आपके सामने है, जुडिशरी के हालात आपके सामने है, मीडिया की सूरत हाल आपके सामने, इलेक्शन नहीं होंगे। सदीक साहब की बात सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग सुबह उठेंगे तो निजाम बदल। नहीं, अदील वलायत साहब, अदील वलायत साहब, मैं आपको सदीक साहब, मैं माजरत के साथ इख्तलाफ करने का ज़ाहिर एक हक है मेरे पास। जब तक निजाम तब्दील होता है ये आके इस्तेमाल आपकी बात अपनी जगह, भी रहे साथ साथ आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, मैं आपके जो है इन ख्यालात की कदर करता हूं, लेकिन मेरा मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा मैं निजाम तब्दील होता ना देख रहा हूं। यही निजाम चलेगा, इसी निजाम से बेहतरी आएगी, और चाहे उसमें बरसों लग जाए, क्योंकि ये निजाम अगर तब्दील करना है तो आपकी सियासी क़यादत ने करना है, इसी पार्लियामेंट ने करना है। अगर पार्लियामेंट ने यह तय कर लिया कि यह निजाम पार्लिमानी तब्दील नहीं होगा तो कोई भी ये जसारत नहीं कर सकता। अदील वलायत साहब जो बेनिफिशियरीज है ना, उनसे अब तक को कर देंगे, वो तब्दील करेंगे, वो नहीं करेंगे। और फिर आपको ना ये बहुत सारी आप जो टीवी पे बैठ के ऐसी बात नहीं करते ना, पाकिस्तान अवाम की राय आ रही होगी। नहीं, अवाम आप आज रेफरेंडम करा लें, आज करा लें। आपको मैं बता दूं जाते जाते, आज मारिया आज रेफरेंडम कराएं। अगर आपके मुल्क की सबसे बड़ी तादाद ये ना कहे कि फौज टेक ओवर कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिए। लेकिन फिर एक सवाल का रेफरेंडम ना होना, फिर उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पूरा एक रिसर्च पेपर होना चाहिए जिसकी बेस पर अवाम भी अपनी राय दे सके। ठीक है, लेकिन सदीक ये खबर है कि इन सम डेज कुछ तब्दीली आने वाली है। नहीं, मैं दोबारा बता दूं, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं इस हुकूमत के कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहा हूं। इससे पहले कोई इवेंट हो सकता बात कर रहे हैं फिर। नहीं, लंबी बात नहीं है, ये पता ही नहीं चलेगा, 3.5-4 साल का पता चला आपको। चले ठीक है, यानी कि अगले इंतखाबात के बाद कुछ इंतखाबात नहीं होंगे,
इंतखाबात भी नहीं होंगे। बहुत डार्डी खबर आज सिद्दीक दे रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इन 2-3-4 सालों में, जो सिद्दीक कह रहे हैं वो अब 2-3-4 ही पता चलेगा। ब्रेक का टाइम है, चले थोड़ा सा टाइम रह गया। अच्छा, दिन भी नहीं मान रहे, टाइम भी थोड़ा सा रह गया, चले सालों की बात भी नहीं है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम केस में आज क्या हुआ है। ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, आपके साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अदन मिन्नुल्लाह साहब की अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी और खबर की अशात पर तौहीन अदालत केस में राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को केस से अलग करने की दरखास्त से मुस्तरद करते हुए राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद किया है, जबकि सहाफियों को इससे अलग कर दिया है फिल वक्त के लिए। सिद्दीक, आज की प्रोसीडिंग क्या रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज क्या हुआ है? आज की समाअत का मुख्तसर अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज एक तो सहाफ़ियों की हद तक जो अदालती मामलीन ने भी यही कहा कि अभी सहाफ़ियों पर आप फर्द जुर्म आयद ना करें। सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म जो है आयद करने का फैसला जो है वो मौखर किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि जब राना शमीम साहब अपना डिफेंस लेकर आएंगे, कुछ शवाहिद सबूत लेकर आएंगे, अपना दिफा लेकर आएंगे, और उस दिफा में अगर ये चीज़ सामने आती है कि जंग अखबार दी न्यूज़ का अगर कोई इनकी बैड इंटेंशन थी और इनको पता था कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और इन्होंने इनकी इस में इंटेंशनली इन्होंने किया है, तो फिर इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और तफ्तीश किया जाएगा इनके खिलाफ। लेकिन अभी उनके हद तक मौखर किया गया है। राना शमीम साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया वहां पर। उन्होंने कहा जी मैं अकेला हूं, आपने मुझे सिंगल आउट किया है, इनके साथ इतने लोग आ गए हैं। साथ ही तंजीमों ने आज साहब फर्द जुर्म आयद हो गई, एक अहम मरहला था ये। अब आगे केस एक और अंदाज में आगे बढ़ेगा, लेकिन इरफान हाशमी साहब जो बरतानिया में हमारे ज्वाइन भी कर लिया है, वो सबूत सामने ले आए हैं कि ये नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए जो बयान हल्फी पर। इरफान हाशमी साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो इरफान साहब, ये आप सबूत सामने ले आए, ये बड़ा धमाका किया आपने, बड़ी खबरें आप ब्रेक कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी और जिस अखबार के साथ आप मुंसलिक हैं। ये सबूत जो है कितनी अहमियत रखते हैं जो आप सामने ले आए? थैंक यू वेरी मच अदील। एक तो पहले तो ये बात ये हो रही थी ना कि जनाब ये सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ मफरूजों पर बात हो रही, और एक जुमला कहा जा रहा था कि ये झूठ खबर है तो आप इरफान को यहाँ पे ले जाए अदालत में, डिफेमेशन का केस कर दें, और कहीं सबूत अगर मौजूद नहीं है डिफेंड करेंगे। और हम उस वक्त ये हुए बार बार हम कह रहे कि लंदन के अंदर ऐसी खबर बगैर किसी सबूत नहीं जा सकती, और हमारे पास सबूत तो सारा मीडिया ये सवाल कर रहा था सबूतों की नवीद क्या है क्या है क्या है। देखें अब रिकॉर्ड पे मौजूद जो बातें हमने 26 दिसंबर 2021 की खबर में जो ब्रेक की के अंदर वो अब साबित से बना दिए कि लोगों ने को सुन लिया कि चार्ल्स और ये कहां पे मौजूद, किस ऑफिस में हुआ, बात कही जा रही है। इरफान, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम आपको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू कीजिएगा कि आज की जो प्रोसीडिंग थी उस हवाले से उसमें क्या आ रही है। मैं इरफान हाशमी साहब की खबर पे ही बात करता हूँ। इरफान हाशमी साहब की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अदील वलाई साहब ने कहा कि पहले बयान क्या बनाया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से बयान ये बनाया गया कि जी राना शमीम साहब एक साबिक चीफ जज हैं, उन्होंने साकिब निसार साहब के खिलाफ बयान हल्फी दिया है, मामला अदालत में, हमारा को लेना देना नहीं है। राना शमीम साहब के ज़मीर पर बोझ था, उनकी अहलिया की ख्वाहिश थी, उनकी वसीयत थी, उस पर अमल करते हुए उन्होंने ये बयान हल्फी दिया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। फिर इस दौरान इरफान हाशमी साहब ने खबर ब्रेक की 26 दिसंबर को, फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा अब तो खबर आ गई है कि जनाब ये मियां साहब के ऑफिस में ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा जी ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। अब जब इरफान हाशमी साहब ये सबूत ले आए हैं और उन्होंने सबूत जारी कर दिए हैं, जो चार्ल्स गथरी है उसकी ऑडियो जारी कर दी हैं, तो अब ये चीज एस्टेब्लिश हो गई कि जनाब ये जो है शरीफ खानदान थे सारी अदलिया के ऊपर हमले और साजिश के पीछे। अब जब ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है तो राना शमीम साहब ने जो बयान हल्फी में ये बात कही थी कि मैंने बयान हल्फी नोटराइज कराया, उसके बाद नवासे के पास लॉकर में रखवा दिया, तो इसका मतलब है वो झूठ था और एक एस्टैब्लिश कर दिया। इरफान साहब आ गए। इरफान साहब, आपने एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी।
सबूत ये जो मौजूद थे, इसके हवाले से आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहा? आपके हवाले से ये बात जो है वो कोट किया जा रहा था, आपने इस तरह की बात की कि सबूत जो है वो मिटाने की कुछ लोगों की जानिब से कोशिश की जा रही और है, आपको ब्लॉक भी कर दिया गया हुसैन नवाज साहब की जानिब से। ये इंपॉर्टेंट आपने कहा, जो सदीक ने जिस तरह इशारा लाया। मैं गया थी जी रिएक्शन लेने के लिए, कमेंट लेने के लिए कि आप का क्या कहना है इस खबर के हवाले से। बरतानिया के अंदर अदील, जब भी कोई खबर ब्रेक होती है या अखबार में छपती है, आपको हर पार्टी का मौकिफ लेना पड़ता है। इवन कि अगर आपने एक पेपर भी, एक सादा कागज जिसके ऊपर 3 हरफ लिखे हो, उसको भी रिलीज करना है ना, उसकी भी आपको इम्प्लीकेशंस लीगल देखनी पड़ती हैं। रिपोर्टिंग जर्नलिज्म बरतानिया में वैसी नहीं है जैसी हमारे जो भी हाथ लगते हैं हम चला देते हैं और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। और देख लें जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस वक्त अदालत के अंदर, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती, देख लिया जाता, परख लिया जाता, तो आज हम यहाँ पे मौजूद ना होते इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर जो रिएक्शन था, जो कमेंट्स थे, अभी मुझे टेलीविजन चैनल पे मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा भी है नून लीग के किसी सेनेटर ने कि जनाब हमारा मौकिफ नहीं लिया इन्होंने, और ये बाकायदा कहा जा रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नवाज शरीफ साहब, नासिर भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई एवनफील्ड के बाहर और मैंने उनसे कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब से मिलना है। उन्होंने कहा कि जी हमें इजाजत नहीं है, आप जो है वो एक तरफ की खबर देते हैं और वो खबर नहीं देते, बैलेंस नहीं करके चलाते। खैर उन्होंने मेरी मुलाकात नहीं करवाई, वहां पे मेरी मुलाकात आबिद शेर अली से भी हुई, मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मैं तो गया था नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए ताकि सवाल उनके सामने रखे जा सके। और यहाँ पे अदील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल नवाज शरीफ साहब के लिए थे, मैं उनके सवाल जो उनसे पूछने हैं किसी और को भी नहीं दे सकता। यानी जो मीडिया एथिक्स हैं, जो कवानीन है, वो इतने सख्त हैं। फिर हमने ये सवाल हसन नवाज को दिए, उनके मोबाइल फोन पे हमने भेजे, उन्होंने आगे से, पहले तो मैं कहता रहा, आपको याद होगा 26 दिसंबर को भी जब इंटरव्यूज हुए तो मैंने कहा कि मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अब क्योंकि ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है तो इसका जवाब आना बहुत ही जरूरी है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया, व्हाट अ वेस्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको कहा था, इस सवाल को कहा, हमारे उन तक पहुंचने को कहा, और फिर 2 मिनट के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया गया। फिर यही सवाल जो क्वेश्चंस हसन नवाज से रिलेटेड थे उनको भेजे गए, और जो हुसैन नवाज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये उनको भेजे गए। आपको याद रखना होगा ऑडियो के अंदर एक बात कही गई कि लोग जो इर्द गिर्द मौजूद थे, देखें अगर ये काम हो रहा था और इम्पोर्टेंट था, जो बेनिफिशरी साबित हो सकता है मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के लिए, जिस तरह अदालत की तरफ से भी नाम नहीं लिया गया लेकिन कहा गया कि जिनको ये बेनिफिशरी है उन्होंने तो इसका नाम तक नहीं लिया केस के अंदर। ये की बड़ी मीटिंग खास लोगों में होगी ना, आम लोगों में तो नहीं हो सकती, वर्कर्स को बैठा के तो नहीं हो सकती। तो जिन लोगों के हवाले से मजीद सबूत भी हमारे पास मौजूद है, जो मैं अभी नाम नहीं दे सकता, कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस की हैं यहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह वो भी सामने लाएंगे। सर जवाब खान साहब खबर दे रहे हैं कि मजीद कुछ चीजें भी सामने आने वाली हैं। सर मैंने मुताबिक बात पहले भी कहा है, मैं दोबारा कर रहा हूं, ये 1 लेवल या 1 लाइन ऑफ जो एविडेंसेस थे ऑडियो की शक्ल में, अभी डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं सर, उनकी हवाले से भी हम देख रहे हैं, परख रहे हैं, उनको तोल रहे हैं कि उसकी क्या वर्थ है, कहां पे स्टैंड करते हैं, वो भी हम रिलीज कर देंगे। क्योंकि मुझे भी किसी ने ये भी कहा कि जी आपने जानबूझ के आज के दिन इसको किया। देखें एक बात याद रखनी चाहिए, आप सब सहाफी हैं, जब सहाफी के पास खबर आ जाती है ना अदील, तो ये सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है, गुनाह होता है कि वो अपने पास रख के बैठा रहे उस खबर को। हम तो 1.5 महीना 4 हफ्ते जो है खबर लेकर फिरते रहे, इसको चेक करते रहे क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये जो बात जोड़ी जा रही है टाइमिंग ये गलत है। दूसरा ये है कि जब उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी मुझे क्लियरेंस मिलेगी, मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं, मेरे सोर्सेज इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे आने के लिए तैयार होंगे। आपको पता है कि एक होती है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होती है, ये जो रिपोर्ट मेरे पास है ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट है। साथ इसके एक पर्चा मुझे दिया गया है, और वो पर्चा ये है कि ही इज रेडी टू अपीयर इन एनी कोर्ट अराउंड, जहां पे भी केस चलेगा। तो मतलब है कि वो स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन होती है, और इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये जो साहब है जिन्होंने इस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया है, फोरेंसिक किया है, मिस्टर जोसेफ नागरी, ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ऑडियो का भी इशू आ रहा है इरफान हाशमी साहब के मुताबिक। अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी पर्दे के सामने आनी हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जो ब्रेक होंगी। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। नाज़रीन टाइम खत्म हो, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।